ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर मैथ साइंस क्लास। और अपनी साइंस की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका ये नया चैप्टर, रादर वी कैन से नया टॉपिक है आपका। उसी चैप्टर में हम लॉज ऑफ मोशन में पढ़ रहे थे, तो ये लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 3 है। हमने पार्ट 1 में पढ़ा था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया के बारे में पढ़ा था हमने। सेकंड पार्ट में पढ़ा सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और थर्ड पार्ट में पढ़ने वाले हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके बच्चों, और इसका हमने एप्लीकेशन किया, हम इसे डे लाइफ में कहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं पूछना चाह रहा हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को भी जरूर दबाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर बेल आइकन दबाओगे आप तो आपको हर वीडियो हमारी आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, नोटिफिकेशन आप जाके उसको आसानी से रेफर कर सकते हो कि हाँ सर ने नया टॉपिक क्या लिया हुआ है आज। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखो न्यूटन का अगर हम ध्यान से देखें, अपनी चीजों को रिवाइज करें। हमने पढ़ा फर्स्ट लॉ, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ ने सिर्फ हमें ये बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को चलाने या रोकने के लिए हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट लॉ हमें ये बताता है कि क्वालिटेटिवली किसी भी फोर्स की क्वालिटेटिवली मतलब उसकी मेजरमेंट कि अगर आपको देखना है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वो रुका रहता है, कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो वो चलता रहता है, जब तक कि उसको जाके रोके ना या चलाए ना। टू टर्म्स, मतलब या तो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो रुका रहेगा, चला है तो चलता ही रहेगा। ठीक है, तो वो था फर्स्ट लॉ, जहां पे हमने क्या किया था क्वालिटेटिवली। क्या पढ़ा हमने इसको? क्वालिटेटिवली जहां पे सिर्फ हमने उसको पढ़ा वो होता क्या है। सेकंड लॉ ने हमें बताया कि उसका क्वांटिटेटिवली अगर हमें उसको मेजर करना हो तो हम उसको कैसे मेजर करेंगे, क्वांटिटेटिवली। ठीक है बच्चों, बस हमारी अगर हमें फर्स्ट लॉ को हमने बताया कि भाई उसको हम उसका मतलब क्या है, सेकंड लॉ ने उसका मेजरमेंट बताया। अब थर्ड लॉ क्या है एक्चुअल में, इसी इन दोनों लॉ को मिला के एक लॉ, हमने एक नया लॉ ड्राइव किया, न्यूटन ने एक नया लॉ ड्राइव किया। न्यूटन ने ये बताया कि अगर हम उसको एक लाइन में बोलने की कोशिश करें, फॉर एवरी एक्शन, ये बहुत सिंपल लॉ है, हर बच्चे को मुंह जबान याद होता है। क्या होता है इसका मतलब? फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है बच्चों, यानी कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई काम किया जाएगा, काम यहाँ पे एक्शन का मतलब फोर्स, एक्शन का मतलब क्या है यहाँ पे फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब कोई फोर्स लगाया जाएगा उतना ही फोर्स वो ऑब्जेक्ट आपके ऊपर भी लगाएगा। ठीक है बच्चों, तो दो एग्जांपल समझते हैं यहाँ पे, तो आपको थोड़ा इजी लग जाएगा। जैसे आप पहला एग्जांपल क्या है, एग्जांपल 1 मान लो, एक बुक है, वो आपका एक टेबल पे लाइन कर रही है, टेबल पे पड़ी हुई है। अब अगर ये बुक मूव नहीं कर रही है, इसका मतलब क्या है, जो इसका वेट है वो नीचे की तरफ है, और उसकी इक्विवेलेंट जो उसका रिएक्शन है वो ऊपर की तरफ है। ठीक है बच्चों, वेट ऊपर की तरफ और उसका वेट नीचे की तरफ, और उसका जो रिएक्शन है वो ऊपर की तरफ है। और क्योंकि इधर से कोई फोर्स लग नहीं रहा, इधर से कोई फोर्स नहीं रहा, लेकिन ये बैलेंस है, तो इसका मतलब क्या है, इस समय इस पे लगने वाले फोर्स को बैलेंस, आपने पढ़ा हुआ बैलेंस फोर्स का टॉपिक स्टार्टिंग से हुई थी हमारे फोर्सेस के बारे में ही। लेकिन जो बताने वाली बात ये है कि ओके बच्चों, यहाँ पे बताने वाली बात सिर्फ ये है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट नीचे की तरफ है, उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, यानी कि जो उसका वेट है वो नीचे की तरफ लगा रहा है, जो ग्राउंड है उस ऑब्जेक्ट की फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, जिसको बोलते हैं उसकी रिएक्शन। इस टर्म को बोलते हैं आर को, इसको बोलते हैं रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो क्या बोलते हैं इसको, रिएक्शन। यानी कि हर एक ऑब्जेक्ट का जितना उस पर फोर्स कोई ऑब्जेक्ट लगता है उतना फोर्स दूसरा ऑब्जेक्ट उसके ऊपर भी लगाएगा। बस मारिए। ठीक है, ये आपका एग्जांपल फर्स्ट हो गया है। और अगर इसी तरीके से आप जैसे एक एग्जांपल डाला हो गया, चलो उसको हम दोबारा समझते हैं एक बार फिर से, इस पूरे को रफ करके हम एक बार फिर समझते हैं। अभी मैंने आपको यहाँ पे दो बातें बताई, यानी पहला एग्जांपल आपका बुक वाला, कि एक बुक है यहाँ पर रखी हुई है आपका एक टेबल पे, तो उसका वेट नीचे की तरफ है, उस पर रिएक्शन ऊपर की तरफ है। यानी कि हमें हमेशा हर बार जो फोर्स लग रहा है वो पेयर में काम कर रहा है। जितना फोर्स आप लगा रहे हो, यानी बुक लगा रही है नीचे तरफ, उतना ही फोर्स उसके बुक के ऊपर की तरफ लग रहा है। तो ये हो गया आपका, इस वाले को हम बोलेंगे यहाँ पे ये एक्शन कर रहा है, तो उसकी रिएक्शन ये वाली हो रही है। फॉर ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज
इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है बच्चों, अब आपका जो दूसरा पॉइंट है उसको समझ लो कि अगर हमने ले लिया कि आप मूव कर रहे हो वाइल वॉकिंग, जब आप चलते हो, है ना, बस इतना समझ लो कि जब चल रहे होते हो तो आपकी जो फुट है, ये समझ लो जब आप ऐसे मूव करते हो तो आपके फुट लगाते हैं फोर्स किस पे, ग्राउंड पे। अब वो ग्राउंड भी आपके ऊपर उतना ही फोर्स लगाता है, एज ए रिजल्ट आप आगे चलना स्टार्ट करते हो। ठीक है, तो हर बार क्या होगा, यहाँ पे इस तरीके से फोर्स काम करेगा, आप नीचे तरफ पीछे तरफ फोर्स लगा रहे होगे, उतना ही फोर्स आपका आगे की तरफ लगेगा। बात समझ बच्चों, बात समझ आ रही क्या मतलब इसका, कि फॉर ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे आपने ये किया, अब एक एग्जांपल और देख लो, आपने ये किया और उसको ऐसे हाइट किया तो आपको दर्द महसूस हो रहा है। अगर उधर से कोई रिएक्शन नहीं मिल रही होती तो आपको दर्द महसूस नहीं होता। या फिर आप किसी इसको पीट रहे हैं तो आपने ऐसे हिट किया, है ना, तो जब भी आप फोर्स लगाते हो आपको सामने से फोर्स मिलता है। बेसिकली क्या है, फॉर ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आई होप बच्चों दैट मेक सेंस टू यू कि भाई सर क्या समझाना चाह रहे हैं यहाँ पे, कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाते हो वो ऑब्जेक्ट भी आपके ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा। एक बार फिर सुन लो, मैंने क्या बोला कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो ऑब्जेक्ट भी आपके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा। मतलब कि यहाँ पे दो कंक्लूजन निकल के आए आपके सामने। क्या कंक्लूजन है कि कभी भी ऐसा नहीं सकता कि किसी भी, जैसे यानी कि हमेशा क्या होगा, जब भी फोर्स काम करेगा वो हमेशा पेयर में काम करेगा। फोर्स एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अब ऐसा नहीं कि आपका ग्राउंड भी आपके ऊपर फोर्स लगा रहा है, आप भी अपने ऊपर फोर्स लगा रहे हो, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो फोर्स हमेशा अलग अलग काम करेगा। जैसे इस वहां में क्या है, जो ग्राउंड लगा रहा है, जो उसका वेट है वो नीचे तरफ है, और जो ग्राउंड है वो दे रहा है इसको रिएक्शन। जब आप चल रहे हो तो ग्राउंड आपको हिट कर रहा है और आप ग्राउंड को हिट कर रहे हो, एज ए रिजल्ट आप आगे बढ़ पा रहे हो। सेम चीज है यहाँ पे कि बस में आगे बच्चों की फोर्स जो होगा हमेशा डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर काम करेगा। आपने दीवार को हिट किया, दीवार ने आपको हिट किया, तो एक आपका फोर्स, एक दीवार का फोर्स। ठीक है बच्चों, तो फोर्स एक्ट ऑन इन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट, हमेशा वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे काम करेगा। ठीक है, और फोर्स एक्ट इन पेयर। पहला पॉइंट तो ये था कि फोर्स जो है हमेशा डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे काम करेगा, यानी आपका फोर्स और सामने वाला फोर्स जो होगा वो अलग अलग ऑब्जेक्ट के होंगे। आपका फोर्स आपका मैकेनिकल फोर्स है जो सामने से मिल रहा है वो आपका वॉल का है या दीवार का है या फिर जमीन का उनका फोर्स है। और दूसरा पॉइंट क्या, फोर्स एक्ट ऑन दी पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट, हमेशा वो पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट पे काम करता है। अब इसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी दे रखी है आपको समझाने के लिए। ठीक है, उस एक्टिविटी को समझ लो यहाँ पे, वो एक्टिविटी क्या है। ठीक है बच्चों, तो हम उस एक्टिविटी को समझते हैं यहाँ पे। वो एक्टिविटी क्या है आपकी, बहुत सिंपल एक्टिविटी है। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट है, आपने यहाँ पे एक दीवार ले ली, दीवार पे एक हुक लगा दिया, ये हुक लगा दिया। ठीक है बच्चों, अब इस हुक से आपने क्या लगा दिया, एक स्प्रिंग लगा दिया। ठीक है बच्चों, जो कि आपका स्प्रिंग बैलेंस जैसे समझ लो आप, ये मेजरमेंट भी करेगा आप कितना फोर्स लगा रहे हो। फिर यहाँ पे आपने एक हुक लगा दिया और इस हुक से आपने दूसरा एक हुक लगा दिया और फिर आपने एक स्प्रिंग और लगा दिया और यहाँ से आप खींच रहे हो, ये आपकी उंगली ऐसे मान लो। ठीक है, ये आप यहाँ से ये खींच रहे हो आप ऐसे करके, और ये भी आपको रीडिंग दिखा रहा है, इसलिए आपने इसके लगा रखे हैं। ठीक है, अब जैसे ही आप इसको खींचोगे, जैसे आपने यहाँ से फोर्स लगाया इसको खींचने के लिए, आपने इसको पुश किया दाई तरफ, तो इसमें कुछ रीडिंग आएगी। अब जितनी रीडिंग इसमें लिखेगी आपको, यानी कि ये आपका फोर्स है, आप खींच रहे हो उसको अपनी तरफ, और उतना ही फोर्स यहाँ से मिलेगा आपका रिएक्शन की तरफ। यानी कि जितनी रीडिंग इसमें आएगी उतनी ही रीडिंग इसके अंदर भी आएगी। बस में आ रहे हो। ठीक है बच्चों, तो ये तो आपका एक्शन होगा, तो आप पुश करो अपनी तरफ से, और ये आपका फोर्स लगा पीछे की तरफ, तो ये होगा आपका रिएक्शन। मीन्स ये एक्शन हो गया और ये आपका रिएक्शन हो गया, यानी कि ऑब्जेक्ट को ये पुश कर रहा है और ये आपका पुल कर रहा है, दूर भगा रहा है। देख सकते बच्चों, तो लेट से इसमें रीडिंग आ गई आपकी, इसमें रीडिंग जो आपकी 4 kgf आ गई, और यहाँ पे भी आपकी रीडिंग कितनी आएगी, 4 kgf। kgf हम लिखा है किलोग्राम फोर्स, मतलब न्यूटन में हमने इसको कन्वर्ट नहीं किया, हमने सिर्फ किलोग्राम फोर्स में दिखा रखा है। इसमें से जी की मल्टीप्लाई करें 9.8 के, तो आपका वेट आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका वेट आ जाएगा। बच्चों बात समझ आ रही, ये है आपका न्यूटन का थर्ड लॉ, और मैंने आपको एक्सपेरिमेंट समझा दिया, एक्सपेरिमेंट से भी समझा दिया। अब बात समझ बच्चों, एक बार फिर समझ लो इस एक्सपेरिमेंट को, हो सकता है आपको समझ नहीं आया हो, कि आपने यहाँ पे स्प्रिंग ले ली,
तो यहाँ पे आपने स्प्रिंग ली, इस पर आपने अटैच कर रखा है, स्प्रिंग बैलेंस अटैच कर रखा है जो आपका वेट दिखाता है, जो क्या दिखाता है आपका वेट दिखाता है आपका। ठीक है बच्चों, अब जैसे ही आप इसको पुश करो अपनी तरफ से, जैसे आप इसको खींच रहे हो इधर की तरफ, तो आपको एक फोर्स महसूस होगा जो इसको वापस लेकर आ रहा होगा, जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं, स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो अब अगर हम इनमें देखें दोनों की रीडिंग, इस रीडिंग में 4 ही आ रही है, इस रीडिंग में भी 3 ही आ रही है। इससे क्या पता चल रहा है आपका, जितना फोर्स आप लगा रहे हो उतना ही फोर्स आपको एज ए रिजल्ट रिएक्शन में भी मिल रहा है। ठीक है बच्चों, अब इससे इजी तो एक्सप्लेनेशन हो नहीं सकता मेरे हिसाब से। अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशंस की। हम क्या करते हैं इसकी एप्लीकेशंस की। हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हम ऑब्जर्व करते हैं और वो इसी लॉ के अंदर आती हैं। ठीक है, तो मैं एक एक एप्लीकेशन को डिस्कस करता हूँ यहाँ पे, आप ध्यान से देखना। एग्जाम्पल्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। लो, तो सबसे पहला एग्जांपल क्या था आपका कि आपकी बुक पड़ी हुई है आपकी मेज पे, एक बुक ऑन अ टेबल। तो इसको तो मैंने आपके एग्जांपल से पहले ऑलरेडी क्लियर कर दिया, तो आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपकी जो एक बुक, एक मेज है, इस मेज पे एक बुक पड़ी हुई है तो उसका वेट होगा नीचे की तरफ और उसकी रिएक्शन होगी ऊपर की तरफ, उसकी रिएक्शन और उसका वेट। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या है कि ये आपका एक्शन रिएक्शन का एग्जांपल होगा कि आपकी बुक जो आगे नहीं बढ़ पा रही, क्यों नहीं बढ़ पा रही, जितना वेट नीचे की तरफ है उतनी उसको रिएक्शन मिल पा रही है, एज ए रिजल्ट वहीं की वहीं रुकी हुई है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका था पहला एग्जांपल। कोई दिक्कत नहीं बच्चों बताओ इसमें। अब हम चलते हैं आप बाकी सारे एग्जांपल को डिस्कस करने के करके कि क्या क्या हम रियल लाइफ में महसूस कर रहे हैं। अब आप दूसरा एग्जांपल आपका पुशिंग ऑफ ए वॉल। पुशिंग ए वॉल, आप एक दीवार को गिरा रहे हो, आप एक दीवार पे फोर्स लगा रहे हो, ये दीवार मान लो इसको, मैं इसको फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये दीवार हिल नहीं रही है, ये दीवार जो है आपकी हिल नहीं रही है, ये आपकी वॉल है और वॉल पे मैंने फोर्स लगाया, जितना फोर्स मैंने लगाया उतना ही फोर्स मुझे एज ए रिजल्ट यहाँ पे मिल गया, ये मेरी एक्शन हो गया और ये मेरी रिएक्शन हो गई, इसलिए ये दीवार आगे नहीं बढ़ पा रही क्योंकि नेट फोर्स 0 है, जितना फोर्स मैं लगा उतना फोर्स मुझे सामने से मिल भी रहा है, तो दैट मीन्स नेट फोर्स इज 0। दैट मीन्स क्या है कि आपका रिएक्शन रिएक्शन दोनों के दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है बच्चों, अब तीसरा समझ लो यहाँ पे, तीसरा एप्लीकेशन क्या है आपका, मोशन ऑफ बोट। मोशन ऑफ ए बोट मूविंग अवे फ्रॉम शोर। तो आपने देखा होगा जैसे कि कुछ, जैसे ऑब्वियसली आपने नाव देखी होंगी, नाव जब चलती है तो नाव जब आप उसको उधर से किनारे से जब बाहर आगे जा रही होती है तो किनारे से आगे क्यों जाती है कि उसका जो आपका जो नाविक होगा, जो उसको चलाने वाला जो होता है, वो उस पर पुश लगा, एक फोर्स लगाता है, एज ए रिजल्ट वो पीछे तक चली जाती है ना। या जब आप जंप करते हो तो देखा जब आप नाव से जंप करते हो तो नाव जो होती है आप उसको पीछे तक धकेलती है और वो आपको आगे तक धकेलती है, एज ए रिजल्ट आप जंप कर जाते हो। जब आप नाव से कूदते हो तो आप हमेशा एक फोर्स जनरेट करते हो पीछे की तरफ, उतना ही फोर्स उस नाव से मिलता है और आप एज ए रिजल्ट कूद के आगे निकल आते हो। सेम एग्जांपल ये भी है कि मूविंग मोशन ऑफ ए बोट मूविंग इन ए फ्रॉम शोर, जब वो किनारे से आगे जाती है तो क्या करती है, वो फोर्स लगाती है पीछे तरफ और वो इतना ही फोर्स उसको आगे तरफ लगेगा और रिजल्ट वो आगे बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, बस में आगे यहाँ पे। तो जैसे बोटमैन, अगर इसकी हम बात करें, ये होता कैसे एक्चुअल में, ये चीज परफॉर्म होती है बोटमैन द्वारा। बोटमैन जो है वो पानी के को फ्लोट करने में हेल्प, पानी को हटाने में हेल्प करेगा, जितना वो पानी को पीछे तरफ पुश करेगा उतना ही पानी उस बोट को आगे तरफ पुश करेगा। बस में भी तो देखो, डज इट मेक सेंस टू यू कि अगर आपने देखा कि पानी को पीछे हटाया नाविक ने, जो बोटमैन है उसने उसको पीछे तरफ हटाया और पानी में फोर्स लगाया उसको आगे तरफ, और एज रिजल्ट आपकी जो नाव है वो चलना स्टार्ट होगी आगे की तरफ, है ना। चलिए, ये भी था यहाँ पे। अब आपका मोशन ऑफ ए बोट ऑन अ वाटर, है ना, तो ये भी ओके बच्चों। तो आगे चलते हैं यहाँ पे। तो मैंने बताया आपको मोशन ऑफ अ बोटमैन मूविंग अवे फ्रॉम द शोर, जो आपके किनारे से आगे बढ़ता है, तो किनारे से आगे कैसे बढ़ पाता है, जो आपका बोटमैन होगा वो पुश करेगा पानी को पीछे और पानी पुश करेगा आपको, आपकी बोट को आगे तरफ, और आप आगे बढ़ जाते हो। और मोशन ऑफ ए बोट इन वाटर, सेम चीज आपको डिस्कस कर ली ऑलरेडी हमने यहाँ पे। अगला यहाँ पे मोशन ऑफ ए फायरिंग ए बुलेट। जब भी आपने महसूस किया होगा, जब भी आप बुलेट को फायर करते हो, आपने देखा होगा जो आप कभी खेलने जाते हो स्पोर्ट्स में भी, तो जब आप बुलेट को फायर करते हो वो बुलेट पीछे तरफ फोर्स लगाती है, जो आपकी जो गन है वो पीछे तरफ आ जाती है जब बुलेट बाहर निकलती है, क्योंकि बुलेट बहुत तेजी से बाहर निकलती है। और आपको याद है मैंने बताया ना मोमेंटम के बारे में, याद है आपको मैंने सबसे पहले क्या बताया था, पहला वीडियो मोमेंटम के बारे में,
कि जो चीज जितनी स्पीड से जाती है, जो चीज जितनी स्पीड से जाएगी, ये आपकी मान लो ये बुलेट है, ऐसे करके ये जा रही है बहुत स्पीड से। अब इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब ये फोर्स लगेगी पीछे तरफ बहुत ज्यादा, और एज ए रिजल्ट आपकी जो गन है आपकी वो पीछे तरफ पुश जाती है। तो दिस इज एक्शन, और एज ए रिजल्ट आपकी ये पीछे आगे तरफ ये हो गया आपकी रिएक्शन। जो आपकी जो राइफल है या बंदूक है, वो बंदूक पीछे तरफ क्यों मुड़ती है, पीछे तरफ क्यों झटके जाती है, हम कहते हैं उसको हमें सपोर्ट लेना होता है। जब आप राइफल चलाते हो, राइफल को आपको अपने कंधे से लगा के चलाना होता है, क्योंकि एज ए रिजल्ट ये झटका हमारे उस झटके से आपकी ये टूट सकती है। तो आपको पूरा सपोर्ट करना होता है, ताकि वो जितना फोर्स वो लगा रहे उतना फोर्स आप इसको दे पाओ। ठीक है बच्चों, तो फॉर ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बस में आ गई, ये वाला पॉइंट हो गया यहाँ पे रिकॉइलिंग वाला भी। अब आता है रॉकेट ऑफ मोशन, मतलब उल्टा बोल दिया मैंने बच्चों। मोशन ऑफ रॉकेट, जो आपका रॉकेट होता है, ध्यान से बच्चों, जब रॉकेट का ये यहाँ पे कंबस्टेबल, यहाँ पे आपका फ्यूल भरा हुआ है, ये फ्यूल लगाता है फोर्स नीचे की तरफ, और आपका जो आपका ये मानो ये आपका हुआ है रॉकेट है, तो रॉकेट फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ, एक्शन पूरा फोर्स, मतलब उसमें बहुत सारी एनर्जी होगी, वो फ्यूल से पूरी पावर लगाएगा नीचे की तरफ, और पावर से वो लगाएगा फोर्स ऊपर की तरफ, और एज ए रिजल्ट ये ऊपर में स्टार्ट हो जाएगा। बच्चों बात समझ है। फॉर ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, फोर्स नीचे की तरफ और रिएक्शन ऊपर की तरफ। ठीक है बच्चों, अब यही और एक अगला एग्जांपल है आपका जो मैन वॉकिंग ऑन ग्राउंड, ये मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया यहाँ पे। ए मैन वॉकिंग ऑन ग्राउंड, तो जब भी आप ग्राउंड पे चलते हो, छोटा सा एग्जांपल देखो यहाँ पे कि ये आपका फ्लैट सरफेस है, आपके घर का सरफेस है, और सेम चीज आप रेगिस्तान है, ये आपका रेगिस्तान है, यहाँ पे बहुत सारा रेत है, सैंड है। जब आप यहाँ पे चल रहे हो, तो जितना आप चल रहे हो फोर्स नीचे पाया होगा, आपको रेशन ऊपर मिल गई, तो आप आसानी चल पा रहे हो। बट रेतीली जगह पे जब आप अपने यहाँ पे देते हो, तो जब आप यहाँ पे एक्शन लगाओगे, तो क्योंकि यहाँ पे सरफेस नॉर्मल नहीं है, सरफेस जो आपका वो सॉफ्ट नहीं है, मतलब सॉफ्ट सरफेस है, तो आपको उतनी अमाउंट में रिएक्शन नहीं मिल पाती। एज ए रिजल्ट आपको चलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपका एक एप्लीकेशन होता है, इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन ए सैंडी प्लेस, सैंडी ग्राउंड, रेतीली जगह पे चलना मुश्किल है, क्योंकि उसको जितने अमाउंट आप फोर्स लगा रहे हो, एज ए रिजल्ट उतना ही फोर्स आपको बार में नहीं मिल पा रहा। ठीक है बच्चों, तो आप इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन दी सच काइंड ऑफ ग्राउंड। ठीक है बच्चों, और बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे आप एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल और है यहाँ पे। ये एग्जाम्पल मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि जब भी आप एक आदमी ग्राउंड, जब ये आपका एग्जाम्पल क्या है, वाइल स्टेपिंग फ्रॉम बोट, जब भी आप बोट से कूदते हो, तो बोट जो पीछे कर चली जाती है जब कूदते हो। वो क्यों होता है, क्योंकि आपने फोर्स लगाया और उस बोट ने आप पे फोर्स लगाया है, तो आप जब बाहर आ गई है। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, पहले मैंने आपको एग्जांपल में डिस्कस कर लिया था इस चीज को ना, कि भाई आपने बोट है यहाँ पे, बोट ये मान लो आपकी बोट है, ठीक है, तो आप ये आपका किनारा है, यहाँ से आपने जंप किया, तो जब आपने इधर की तरफ फोर्स लगाया कूदने तरफ, तो ये मतलब आपने फोर्स लगाया पीछे तरफ, क्योंकि आप ऐसा फोर्स लगा कूदने के लिए, तो आपने फोर्स लगाया पीछे तरफ, और ये एजरेशन ऊपर की तरफ मिली, और इसने आपको यहाँ आगे तरफ कर दिया। एज रिजल्ट आप कूद के बाहर आ गए, मतलब आप उस नदी किनारे से ऊपर आ गए, ठीक है, शोर पे आ गए। अब लास्ट पॉइंट है कैचिंग ऑफ बॉल। जब आप एक बॉल को कैच करते हो, कैचिंग अ बॉल, जब एक बॉल को कैच करोगे तो क्या होगा, जितना देखो क्या होगा, बॉल को कैच किस तरीके से, तो जितना फोर्स आप पे बॉल लगाते हो उतना फोर्स आप उस बॉल पे लगाते हो। ये उल्टा बोल दिया मैंने कि जितना बॉल फोर्स आप पे लगा रही है उतना फोर्स आप भी लगाओगे। तो एज रिजल्ट क्या होगा, आपको अगर आपने वो वाला पॉइंट दिया था, अगर आपने उसको पीछे नहीं किया तो आपको हर्ट होगा, इंजरी होगी। क्यों, क्योंकि वो बहुत स्पीड से आ रही है, तो उसका सारा जो मोमेंटम होगा वो आपकी बॉडी पे शिफ्ट हो जाएगा, और इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू। ठीक है तो इस तरीके से बच्चों मैंने ये वाला चैप्टर आपको, ये वाला टॉपिक आपको कवर कर लिया, रिजल्ट का थर्ड लो। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया हो। अगर अच्छा समझ में आ गया हो तो टेक रेस्ट, एंजॉय योर डे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी आपको लगता है कुछ डिस्कस करनी है तो डोंट हेजिटेट टू कम इन दी कमेंट सेक्शन, और यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। ओके बच्चों, once again thank you so much for watching this video. Enjoy your day. Bye bye for now, and don't forget to press the bell icon before subscribing. Thank you so much.